Yes. Good morning to everyone. Today we are going to discuss the forms of production, which is the last lecture of Unit 2. Yesterday we have discussed about the free trade. Free trade was about the having no boundaries on the there having no restrictions on the boundaries. It means when we are having the free export and import without any restrictions, then it is the free trade. फ्री ट्रेड को की थ्योरीज जो हमने कल डिस्कस करी थी, उसके पहले भी डिस्कस करी थी कि फ्री ट्रेड थ्योरीज 1776 में जो एडम स्मिथ ने दिया था, लेसेस फेयर की पॉलिसी, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, फिर डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, फिर इसके बाद फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी हिक्सर ओलिन का। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, मींस वो कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं बाय व्हिच द कंट्री हैव द प्रोटेक्शन ऑन ट्रेड एंड व्हाट आर द रीजंस टू यूज दैट फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन इन द इंटरनेशनल ट्रेड। उसकी जरूरत क्या है, उसको यूज क्यों करते हैं, और उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन के। प्रोटेक्शन है क्या, पहले तो हम लोग यही जान लें कि व्हाट इज द प्रोटेक्शन। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फ्री ट्रेड एंड हाउ इट हैपेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्री ट्रेड। उसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोटेक्शन ऑन ट्रेड, व्हाई इट हैपेंस, why it is known as the protectionism, and what is the need of happening this protection in the international trade, and what today there is a difference. Today we will discuss what are the instruments by which the country protect their trade in the international level. Then starting with the definition of the protection. Protection on trade occurs when countries impose restrictions on imports into the economy. It can be defined as nation or a group of nations working in conjunction as a trade bloc, creating trade barriers with the specific goal of protecting its economy from the possible perils of international trading. Protectionism, policy of protecting domestic industries against foreign competition by means of tariffs, subsidies, imports, quotas, or other restrictions are handicaps placed on the imports of foreign competitors. देखिए, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, होम इंडस्ट्री को और होम इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं, इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो दैट इज नोन एज द प्रोटेक्शन। हम इंपोर्ट पर प्रोटेक्शन लगाते किस तरीके से हैं, हम कभी टैरिफ लगा देते हैं, तो कभी अपने होम कंट्री के प्रोडक्ट पर सब्सिडी देते हैं, इंपोर्ट कोटा तय कर देते हैं, और इसी तरीके के अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग करते क्यों है, पहले ये जान लीजिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये लें कि पहले जैसे टैरिफ और कस्टम ड्यूटी दो चीजें होती थी, तो टैरिफ और कस्टम ड्यूटी जब इकोनॉमी क्लोज हुआ करती थी, अगर हम आपके इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 90 के पहले जब इकोनॉमी लिबरल नहीं थी और क्लोज्ड इकोनॉमी थी, तो उस समय टैरिफ रेट बहुत हाई हुआ करता था। जब गैट 1948 में गैट बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो उसका पर्पज ही यही था कि टैरिफ की दर को बहुत कम रखा जाए। टैरिफ उस समय कई प्रोडक्ट पर तो बहुत हाई टैरिफ हुआ करता था, इवन यू कैन नॉट इमेजिन कि 200%, 300% का टैरिफ हुआ करता था। कैन यू इमेजिन, प्रोडक्ट का दाम जितना है उसका 200%, 300%, 250% टैरिफ हो, मतलब
इट इज टू हाई कि अगर 10 रुपए का सामान है तो वो 25 रुपए 30 रुपए में इम्पोर्ट हो रहा है और सरकार इतना टैक्स लगा रही है। तो दिस टैरिफ, इसके बाद कस्टम ड्यूटी लगाते थे, रिस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे, या कोटा फिक्स कर देते थे। तो हाउ इट all this was happening and why this was happening, it was just to protect the economy। ऐसा माना जाता था कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो फॉरेन करेंसी का डेफिसिट है वो बढ़ता जाएगा, यानी हमें एक तो विदेशों पर निर्भरता हमारी बढ़ जाएगी, दूसरे ये था कि पेमेंट करने के लिए, भाई जब कोई सामान आप मंगाएंगे तो देन यू विल नीड टू पेमेंट टू हैव द मेक ए पेमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी? तो फॉरेन करेंसी लाने के लिए दो ही तरीका है कि या तो आप एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी अर्न करें, और या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करें और सर्विस का एक्सपोर्ट करें और उससे फॉरेन करेंसी अर्न करें। इफ you are not having a sufficient amount of foreign currency stock, and you are not having the you are not capable in exporting the goods and services to the other country, then you cannot earn the foreign currency। तो आप पेमेंट करोगे कैसे कैसे? तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब आपके एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा होता है तो आपको उन देशों की शर्तों को मानना पड़ता है जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं अनफेवरेबल ट्रेड, जो आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपको वही शर्तें माननी पड़ रही हैं जो वो रख रहा है। उसने कहा कि अगर $1 का, जैसे अमेरिका से हम अगर सामान मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं और हम अमेरिका को इंपोर्ट अमेरिका से ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमको डॉलर अर्न करने के लिए अमेरिका कहेगा कि $1 हम 75 रुपए में देंगे तो आप 75 रुपए में लेंगे, ये कहेगा $1 हम 80 रुपए में तो 80 रुपए में। खैर अब तो ऐसा नहीं होता, तो फ्री एक्सचेंज रेट है, अब तो मार्केट में तय होता है डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट। और लकली अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ये हमारा ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में हुआ करता था। हम ओवरऑल की डेट में अगर देखें, ओवरऑल पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखें सारे कंट्रीज को मिला करके, जैसे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 45% अकेले चाइना से करते हैं, और जितना हम चाइना से वो एक्सपोर्ट करते हैं उसका 5 गुना हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो एक तरफ अमेरिका में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, दूसरी तरफ चाइना में हम एक्सपोर्ट जितना करते हैं उसका 5 गुना हम इंपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ट्रेड। ऐसी स्थिति को से बचने के लिए क्या करते हैं, या कई बार उनकी प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं अदर कंट्रीज के, वहां पर लेबर कॉस्ट सस्ता होता है, या कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजन टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी क्वालिटी प्रोडक्ट उनका है, उनकी कॉस्ट कम है, प्राइस कंपीट नहीं कर पा रहा हमारा होम इंडस्ट्री, तो ऐसे समय में भी हम प्रोटेक्शनिज्म अपनाते हैं। तो दिस ऑल इज द एम ऑफ प्रोटेक्शनिज्म is to cushion the domestic business and industries from overseas competition and prevent the outcome resulting solely from the interplay of free market forces of supply and demand। अब हमने कहा कि फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, यानी हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने होम इंडस्ट्री को या होम कंट्री के इंडस्ट्रीज को या फर्म्स को प्रोटेक्शन देते हैं। तो वो है टैरिफ, सब्सिडी, import quota, voluntary export restraints, administrative policy and anti-dumping policy। तो अब ये क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, इनको हम लोग एक 1 by 1 करके करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग टैरिफ की। A tariff is a duty or tax imposed by the government of a country upon the traded commodity as it crosses the national boundaries। Tariff can be levied both upon exports and imports। The tariff or duties imposed upon the goods are originating in the home country and scheduled for abroad are called as the export duty।
खैर जो लिखा है इसको आपको मैंने पढ़ दिया, लेकिन टैरिफ को मैं आपको समझाता हूँ। हिंदी इसकी होती है प्रशुल्क। टैरिफ इज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ, दोनों पर लगाया जाने वाला टैक्स है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, टैरिफ को एक्सपोर्ट पर देखिए, जब दो तरीका होता है टैक्स को गेन करने का या टैक्स को अर्न करने का। सरकार का जो पर्पज होता है, दो तरीका होता है। एक तो सरकार का पर्पज है कि हमको रेवेन्यू मिले, यानी सरकार ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त करने के लिए, रेवेन्यू गेन करने के लिए टैक्स लगाती है। और दूसरा है कि सरकार डिस्करेज करने के लिए, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे वो इंपोर्ट हो, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को डिस्करेज करने के लिए अगर टैक्स लगा रही है तो वो भी, वहां तो रेवेन्यू मिल रहा है, वहां भी वही टैक्स लगाएंगे तो रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, बट द पर्पज इज डिफरेंट। पर्पज इज टू डिस्करेज द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब जैसे दो चीज है, एक कहते हैं हम टैरिफ, दूसरे को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपको, आप लोगों ने खूब सुना होगा कि कस्टम का सामान है, कस्टम का माल पकड़ा गया, तो वो क्या है, वो ऐसे सामान होते हैं जो एयरपोर्ट पर या वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कंट्री में आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई टैक्स चुकाया नहीं गया है। जैसे जो बाउंड्री पर जो टैक्स देना पड़ता है, सरकार देश में लाने के लिए जो टैक्स लगाती है, उस पर अगर टैक्स ना चुका करके चोरी छिपे लाया जाता है तो वही कस्टम वाले पकड़ लेते हैं उनको। तो कस्टम ड्यूटी और टैरिफ बोथ आर जनरली, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, सामान्यतः इंपोर्ट पर ही लगाए जाते हैं। देखिए कौन, हम 1776 की बात कर लें या आज 2020 की बात कर लें, एक्सपोर्ट को हर आदमी प्रमोट करना चाहता है, हर कंट्री प्रमोट करना चाहता है, इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहता है। तो एक्सपोर्ट पर तो कोई टैरिफ लगाएगा नहीं, कोई टैक्स लगाएगा नहीं, लगाएगा कहां पर, इंपोर्ट पर ही लगाएगा। तो इंपोर्ट पर अब कुछ चीजें हमको मंगाना बहुत जरूरी होता है और कुछ चीजों का कंजम्पशन हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक हम एग्जांपल लें कि कंप्यूटर मंगाना हम बंद कर दें, चलिए इसका रिप्लेसमेंट तो हम अपने यहाँ बना करके कर लेंगे, लेकिन अचानक प्याज हमारे यहाँ कम हो गया, जिस समय प्याज की दाम बढ़ करके 100 रुपया, कभी कभी हमारे यहाँ प्याज सड़कों फेंका भी जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे प्याज अभी पिछली साल या उसके पिछली साल आपने देखा तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और कहां से प्याज हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब ऐसे में अगर इस इंपोर्ट पर हम टैक्स लगा दें तो स्वाभाविक है कि उसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोग उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, तो इंपोर्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। मान लीजिए गेहूं का पैदावार हमारे यहाँ किसी समय कम हो गया, या मान लीजिए और किसी प्रोडक्ट का, इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हमारे यहाँ किसी समय कम हो गया, तो अब ये जो नेसेसरी आइटम्स के प्रोडक्ट है, अगर इनको इंपोर्ट करना है, इस पर टैक्स लगा दे सरकार, तो ये तो कोई फिजिबल बात होगी नहीं। तो कस्टम ड्यूटी जो लगता है, कस्टम ड्यूटी सारे प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो नेसेसिटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो लग्जरियस प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो या अनइम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सब पर कस्टम ड्यूटी समान रूप से लगता है। अगर कस्टम ड्यूटी कहा गया 10% है तो ये 10% सब पे लगेगा, चाहे वो नेसेसिटी प्रोडक्ट प्याज को आप मंगाइए, और चाहे वो कंप्यूटर मंगाइए, चाहे वो मर्सिडीज बेंज कार मंगाइए, चाहे कपड़ा मंगाइए, चाहे टेक्नोलॉजी मंगाइए, कुछ भी मंगाइए। हमने मर्सिडीज बेंज इसलिए कहा कि लग्जरियस आइटम है। तो टीवी है, टीवी के इंपोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी अगर मान लीजिए लगे, अब ये कस्टम ड्यूटी 10% अगर मान लीजिए है तो 10% सब पर लगेगा। यहाँ कस्टम ड्यूटी का पर्पज होता है सरकार के द्वारा राजस्व प्राप्त करना, रेवेन्यू गेन करना। लेकिन टैरिफ जब लगाया जाता है तो टैरिफ लगाया जाता है तो हर स्पेसिफिक अलग अलग लगाया जाता है। कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ लगेगा, कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगेगा। सरकार इसको देखेगी कि ये नेसेसिटी प्रोडक्ट है, उस पर टैरिफ ना लगाए शायद, जिसको लगे कि जैसे टीवी है, टीवी इंपोर्ट कर रहा है या कार का इंपोर्ट है या लग्जरियस आइटम्स की इंपोर्ट है,
सरकार को लग रहा है कि इसको डिस्करेज करना चाहिए, इस इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए, मोबाइल है इस इंपोर्ट को डिस्करेज करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित हो कि वो होम कंट्री के प्रोडक्ट को खरीदें। तो सरकार क्या करेगी, उस पर हाई रेट का टैरिफ लगा देगी, तो उनके प्रोडक्ट आके महंगे हो जाएंगे। अब जैसे आपका जो होम कंट्री में बनता है मोबाइल, वो मोबाइल आपका कंपीट ही नहीं कर पा रहा बाहर के मोबाइल से। तो अब बाहर के जो मोबाइल हैं वो इतने सस्ते हो रहे हैं और इतने अच्छी क्वालिटी की उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, तो उनको संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या करेंगे, मोबाइल पर हम टैरिफ लगा देंगे। अब ये टैरिफ दो तरीके से लगता है, एक तो स्पेसिफिक टैक्स लगता है जिसको हम स्पेसिफिक टैक्स के रूप में कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं एड वलोरम। ये देखिए, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ टैरिफ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इंपोर्टेड गुड्स। फर्स्ट इज as the ad valorem tax and second is as the specific tariff। specific tariff का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए हम गेहूं मंगा रहे हैं या स्टील मंगा रहे हैं या मान लीजिए प्याज ही मंगा रहे हैं, कोई भी है, तो अगर मान लीजिए हम उनकी क्वांटिटी के अनुसार लगा दें, जैसे हम कह दें 1 टन पर 300 रुपया टैक्स लगेगा, या 1 क्विंटल पर 300 रुपए का टैक्स लगेगा, या 1 यूनिट पर मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल के 1 यूनिट पर चाहे वो 5000 वाली मोबाइल हो चाहे वो 10,000 वाली मोबाइल हो, लेकिन हम उस पर 1000 का टैक्स लगाएंगे। ये स्पेसिफिक टैक्स है, एक क्वांटिटी के अनुसार लगता है। लेकिन एड वलोरम टैक्स कैसे लगता है, मूल्य के अनुसार लगता है। कि जैसे हमने कहा कि 10% का टैक्स लगाएंगे, अब 10% का टैक्स एड वलोरम कहलाएगा। मान लीजिए 5000 वाली मोबाइल है तो उस पर 500 टैक्स लग जाएगा, 10,000 वाली मोबाइल है तो उस पर 1000 का टैक्स लग जाएगा। तो ये एड वलोरम हुआ, जो मूल्य के अनुसार टैक्स लगता है, जिसको हम परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के रूप में लगाते हैं, वो एड वलोरम कहलाता है। और जिसको हम क्वांटिटी के अनुसार इम्पोज करते हैं उसको स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टैक्स आर इम्पोज्ड इन टू फॉर्म। कोई भी टैक्स, कस्टम ड्यूटी हो, टैरिफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्स कोई भी हो, टैक्स हमेशा दो तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर लगता है, एड वलोरम और स्पेसिफिक। तो ये दो शब्द आप हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक हमने फिगर दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये है डोमेस्टिक सप्लाई वाली लाइन, आपको हमारा कर्सर दिख रहा है जूही? कर्सर हमारा दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। यस सर, यस। तो हाँ, ये देखिए जो डोमेस्टिक वाली लाइन है ये वाली है, और डोमेस्टिक डिमांड की लाइन ये है। तो आपको इतना पढ़े ना कि ये डिमांड वाली लाइन होती है, ये सप्लाई वाली लाइन होती है। अब मान लीजिए P1 प्राइस था, प्राइस P1 था, तो डिमांड थी Q1 और सॉरी सप्लाई थी Q1 और डिमांड थी Q2। ध्यान दे रहे हैं ना, Q2 डिमांड है और Q1 सप्लाई है। यानी सप्लाई कम है क्योंकि प्राइस कम है, प्रॉफिट कम होगा। इस कम प्रॉफिट पर बहुत सारे लोग सप्लाई करना नहीं चाहेंगे, लेकिन प्राइस कम है तो इसलिए जो लोग नहीं कंज्यूम कर सकते थे, प्राइस कम होने की वजह से वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। अरे भाई, मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए, जब मोबाइल सस्ता हुआ तभी तो अब रिक्शे वाले भी, जो साइकिल वाले भी, या पुराने हर आदमी यूज करने लगा। नहीं तो याद करिए 95 में या जब मोबाइल था तो उस समय केवल एलीट क्लास, जो बहुत हाई क्लास था, वही यूज कर सकता था, सबके हाथ बस के बाद मोबाइल नहीं था। लेकिन आज तो आप हर आदमी के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं। तो उस समय मोबाइल लग्जरियस आइटम था, आज मोबाइल नेसेसिटी बन चुकी है। तो जब प्राइस P1 था, अब इसी पर मान लीजिए टैक्स लगा दिया जाए, कुछ नहीं, प्रोडक्शन वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ है, अब इसी पर टैक्स लगा दिया जाए तो प्राइस बढ़ करके हो जाएगा P2। भाई टैक्स लगा दिया तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। अब प्राइस बढ़ जाने पर क्या होगा कि ये देखिए, ग्लोबल प्री टैरिफ सप्लाई, यहाँ पर टैरिफ जब तक नहीं था, यानी कोई टैक्स नहीं लगा था, तब तक ये डिमांड थी और ये सप्लाई था। अब जब टैरिफ बढ़ गया तो प्राइस बढ़ करके P2 हो गया,
तो स्वाभाविक है डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। डिमांड घट करके Q4 हो गई और सप्लाई बढ़ करके Q3 हो गई, ठीक है ना। देखिए जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड घट जाएगी। लेकिन यहाँ प्राइस बढ़ने का कारण ये नहीं है कि मार्केट में डिमांड बढ़ी है, यहाँ प्राइस बढ़ने का कारण है कि सरकार द्वारा टैरिफ लगा दिया गया है। टैरिफ लगाने से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाती है। कुल मिला के एक लाइन में मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि टैरिफ जैसे ही लगाएंगे प्राइस बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाएगी। आई होप कि आपको टैरिफ समझ में आ गया होगा। यस सर। सब्सिडी की बात करते हैं। Subsidies are government payments on domestic produce and are aimed to provide the producer on an extra cash so that they can produce goods at low manufacturing cost and access foreign markets. The subsidies can be in the form of cash payment, low to no interest loans, tax breaks and government ownership of common stock in domestic companies. देखिए हम आपको बता दें कि जैसे आपको गैस पर सब्सिडी मिलती है ना, आपके यहाँ कुकिंग गैस पर, एलपीजी पर सब्सिडी मिलती है, तो सब्सिडी क्या होती है, आप पेमेंट करते हैं 600 650 रुपए और उस पर जितना सरकार को छूट देनी होती है, यानी आप उसको कम प्राइस पर उपलब्ध कराना है। गैस की सब्सिडी, गैस को, एलपीजी को आपको कम प्राइस पर उपलब्ध कराना, तो सरकार आप पेमेंट तो 650 करते हैं, लेकिन आपको 100 रुपया या जो भी सब्सिडी सरकार दे रही है वो आपके अकाउंट में वापस आ जा रहा है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी प्रोडक्ट को सरकार चाहती है कि आप इसका उपयोग कर सकें, जैसे अभी टीका की ये बात आ रही है या मेडिसिन से, जनरली ये सब्सिडी मेडिसिन पर दी जाती है कि भाई देखिए मेडिसिन एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप मना तो नहीं कर सकते हैं, अगर आप गरीब हैं तो भी आपको खरीदना है क्योंकि आपकी जान पर पड़ी हुई है। तो लेकिन अब कई बार किसी की जान ना चली जाए हाई कास्ट प्रोडक्ट होने की वजह से। भाई मेडिसिन एक ऐसी चीज है ना जिसको आपको परचेज तो करना ही पड़ेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप या तो परचेज करिए या तो जान गंवा दीजिए। अब जान गंवाने से अच्छा है सरकार क्या करे, उस पर सब्सिडी दे दे। सब्सिडी देने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट तो उसका 10 रुपए पड़ रहा है, लेकिन आपको उसको उपलब्ध करा रही है सरकार 3 रुपए में या 2 रुपए में। जैसे आप देखते हैं जन औषधि केंद्र बना हुआ है, तो बहुत सारे विदेशों से दवाइयां इंपोर्ट होती हैं और जन औषधि केंद्र पर, मेडिकल स्टोर पर खरीदिए वही दवा आपको 15 रुपए 10 रुपए की मिलेगी, जन औषधि केंद्र पर वही दवा आपको 3 रुपए में मिल रही। तो 3 रुपए में क्यों मिल रही? क्योंकि ये जो बीच का कॉस्ट है ना, जो 10 रुपए का की टैबलेट जो 3 रुपए में मिल रही है, तो 7 रुपया है, ये 7 रुपया सरकार पेमेंट कर रही है। तो कई बार सरकार इंपोर्ट पर टैक्स न लगा करके सब्सिडी देती है और सब्सिडी का पर्पज यही होता है कि उसको लोग कंज्यूम कर सके। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज जो चाइना से निकल करके विदेशों में बाहर जा रही हैं, जो चाइना से निकलने की कोशिश कर रही हैं और वो जा करके दूसरे देशों में एस्टेब्लिश होना चाहती है, सरकार उनको क्या कर रही है, टैक्स ब्रेक दे रही है, या उनको ये देखिए लो टू नो इंटरेस्ट लोन्स, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट पर उनको लोन देती है, या कई बार बिना इंटरेस्ट के ही लोन दे देती है। इससे क्या होगा, उनको कैपिटल मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, और वर्किंग कैपिटल मिलने से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन मिल गया, टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो उनको कॉस्ट तो कम पड़ेगा ही। ऐसे में वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सस्ते में बेचेंगे और सस्ते में बेच करके वो कंज्यूमर तक सस्ते में आसानी से पहुंच सकता है। तो जिस प्रोडक्ट का कंजम्पशन सरकार बढ़ाना चाहती है, जैसे अब हम ओनियन का ले लीजिए, ओनियन जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हुआ था और ओनियन 100 रुपए किलो बिकने लगा था, तो एक ही चीज था कि बाहर से इंपोर्ट कर लें। अब इंपोर्ट का मान लीजिए सरकार चाह रही है कि प्याज 25 रुपया किलो बिके, लेकिन अब बाहर से मंगाने में ही 50 रुपया किलो उसका दाम पड़ रहा है, तो 25 रुपया किलो बिकेगी कैसे? तो सरकार क्या करेगी, 25 रुपए की
सब्सिडी देना शुरू कर देगी। ये मैं एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूँ। प्याज अपने यहाँ 20 रुपए और 25 रुपए में बिक रही थी, लेकिन एक्चुअल में उसको इंपोर्ट किया गया था 50 रुपए पर केजी पर। कारण यह है कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कॉस्ट हाई होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 25 रुपया पर केजी या 30 रुपया पर केजी सरकार सब्सिडी दे रही थी, क्योंकि ये नेसेसिटी का प्रोडक्ट था, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स था, इसको हम आवश्यक वस्तुओं में रख रहे थे, तो इसलिए सब्सिडी सरकार उस प्रोडक्ट्स पर देती है। Import subsidies consist of subsidies on goods and services that become payable to resident producers when the goods cross the frontier of the economic territory or when the services are delivered to resident institutional units। यही सब हमने बताया आपको इतनी देर में। अब एग्जांपल इसका दिया हुआ, when the government gives money to a farmer or consumers are consuming the agriculture product in case of low production in home country। हाँ देखिए, मैंने यही आपको एग्जांपल दिया था ना, ओनियन का, राइस का, व्हीट का। यानी जब आप के यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया, होम कंट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा है और सर इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट प्राइस अगर मान लीजिए बहुत हाई है तो लोग उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो गरीबी ज्यादा है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास ज्यादा है। तो ऐसे में वो लोग, आप भाई राइस इंपोर्ट कर लीजिए, चावल मंगा लीजिए बाहर से इंपोर्ट करके, लेकिन उसको खरीदने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। गरीब वर्ग खरीद ही नहीं पाएगा तो राइस इंपोर्ट करके आप रखे रहिए। तो उस पर सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। अब आपको जरा अजीब लग रहा होगा इंपोर्ट पर सब्सिडी, खैर लेकिन होता है। लेकिन थर्ड आइए इंपोर्ट कोटा की बात करते हैं। इंपोर्ट कोटा का मतलब ये होता है कि जैसे और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उसी तरह सरकार इंपोर्ट पर एक कोटा लगा देती है। कोटा फिक्स करने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक एग्जांपल ले लें, हर गांव में या हर जगह पर राशन की दुकानों पर कोटा फिक्स है। जैसे सरकार ने कहा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर आदमी को 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल मिलेगा। ये क्या है, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन का कोटा फिक्स कर दिया कि हर आदमी को 1 महीने में 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो दाल मिलेगा। यही है, दिस इज ए काइंड ऑफ कोटा। तो सरकार इसी तरह कोटा इंटरनेशनल लेवल पर फिक्स करती है कि आपको मान लीजिए इंपोर्टर है, आपको कह दिया कि आप एक साल में केवल 1000 मर्सिडीज कार इंपोर्ट करके और इंडिया में बेच सकते हैं। 1000 से आप ज्यादा नहीं बेच सकते। ये क्या हुआ, कोटा फिक्स कर दिया गया। इसी तरीके ढेर सारे किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे कोटा यूनिट में भी फिक्स किया जा सकता है और कोटा प्रोडक्ट के स्पेसिफिक, जिसको हम टैरिफ रेट कोटा कहते हैं। टैरिफ रेट कोटा का मतलब ये होता है, देखिए एब्सोल्यूट कोटा दो तरीका है, एक है एब्सोल्यूट कोटा, दूसरा है टैरिफ रेट कोटा। एब्सोल्यूट कोटा का मतलब है जब हमने किसी की क्वांटिटी फिक्स कर दी, जैसे हमने कहा 1000 कार ही आप बेच सकते हैं मंगा करके। मर्सिडीज कार आपको मंगाना है बाहर से, मंगाइए, लेकिन 1000 यूनिट से ज्यादा एक साल में नहीं बेच सकते। ये एब्सोल्यूट कोटा हो गया। अब टैरिफ कोटा क्या हुआ, हमने कहा आप 5 करोड़ का सामान ही मंगा करके बेच सकते हैं, 5 करोड़ से ज्यादा का सामान नहीं बेच सकते। ये क्या हुआ, टैरिफ कोटा हुआ। या हमने कह दिया आपको कि 25% टैरिफ, अगर आप 5000 करोड़ तक का सामान मंगाएंगे तो हम आप पर 25% का टैरिफ लगाएंगे, अगर आप इससे ज्यादा सामान मंगाएंगे तो हम आपका टैरिफ बढ़ा करके 30% कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है, टैरिफ रेट कोटा। जैसे आपने इनकम टैक्स में भी देखा होगा कि 5 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा है, 7.5 लाख तक की इनकम पर 10% का टैक्स है, फिर 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% का टैक्स है। ये क्या है, ये कोटा फिक्स किया गया है, एक बाउंड्री फिक्स की गई है। उसी तरह टैरिफ रेट कोटा होता है कि आप 5 करोड़ का सामान मंगाएंगे तो आप पर 10% का टैरिफ लगाऊंगा, 10 करोड़ का सामान मंगाएंगे तो आप पर हम 10% का टैरिफ लगाएंगे, 15 करोड़ का सामान मंगाएंगे तो हम आप पर 20% का टैरिफ लगाएंगे। दिस इज टैरिफ रेट कोटा। इसके बाद आता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स जो होते हैं ये कई बार दो देशों के बीच में आपस में तय किए जाते हैं, दो देश के बीच में तय किए जाते हैं।
This is where two countries make an agreement to limit the volume of their exports to one another over an agreed time period. Sometimes this is enforced by government. For example, the USA enforced VER to Japan during the late 1980. हम आपको बता दें टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देते हैं, क्यों पढ़ेंगे तो बड़ा लंबा लग जाएगा। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो देश हैं, भारत है और जापान है, या भारत है साउथ कोरिया है, मान लीजिए इंडिया और साउथ कोरिया दो कंट्री हैं, तो उसने कहा कि हम आपसे को आप हमारे यहाँ 5 करोड़ का सामान बेचिए और हम आपके यहाँ 5 करोड़ का सामान बेचेंगे, तो यानी हम लोगों ने एक लिमिट फिक्स कर लिया है। तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स है। दोनों लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, अरेंजमेंट कर लिया है कि हम इससे ज्यादा का सामान नहीं बेचेंगे या इससे ज्यादा का सामान हम आप के यहाँ नहीं करेंगे। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, आपको सवाल ये है कि ये तो ऐसे भी किया जा सकता है, कोटा में फिक्स कर लीजिए लेकिन कोटा में आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आपने कहा कि हमारे देश में साउथ कोरिया का कोई भी सामान 10,000 यूनिट से ज्यादा, या हुंडई की कार 1,000 से ज्यादा कार नहीं आएगी। ये आपने केवल आपने फिक्स कर दिया, इंडिया ने फिक्स कर दिया कि साउथ कोरिया से 1,000 से ज्यादा हुंडई की कार हमारे यहाँ नहीं बिक सकती 1,000 यूनिट से। लेकिन आप कोरिया को तो भी भेज रहे हैं सामान, उसी तरह वो भी कर देगा। तब वो क्या करेगा, वो कहेगा आपके हम 2,000 यूनिट, आपको हम 500 यूनिट का ही देंगे, वो आपके ऊपर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। लेकिन जब यही दोनों लोग आपस में मिल बैठ करके सहमति से करते हैं तो इसको वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। यानी जब आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं तो ये कोटा फिक्स कर लेते हैं या टैरिफ लगाते हैं, लेकिन जब आपस में सहमत बना करके करते हैं। अब देखिए, एक तरफा कार्रवाई करते हैं तो WTO में उसको मना किया जाता है, या गैट समझौते के तहत, या WTO जब बना था तो WTO में ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि कोई किसी के खिलाफ इस तरह की कार्यवाही नहीं करेगा, जब कहा गया था। लेकिन अभी अमेरिका ने चाइना के खिलाफ किया, आप इंडिया देख ही रहे हैं लगातार चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उसके कंपनीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। लेकिन वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स में जब दो देश आपस में मिलकर के करते हैं तो वो गैट के या WTO के प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं माना जाता था 1980 में, तो इसलिए ज्यादातर लोग इस रास्ते का प्रयोग करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इसी तरीके की है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग एकदम बिल्कुल फिक्स कर हो जाते हैं कि जैसे पुलिस वाले करते हैं ना कि कोई सामान आपका है, उसको इस तरह से उसकी सर्च वारंट करना शुरू करेंगे कि वो सामान आपका पूरा फेंक देंगे, तोड़ देंगे, नुकसान कर देंगे और वो आपके यूज लायक नहीं रहेगा। और जबकि वो कर क्या रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उसकी चेकिंग कर रहे हैं। तो चेकिंग के नाम पर अगर आपके प्रोडक्ट के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया जाए, जैसे जापान वालों ने क्या किया, अमेरिका से एक बल्ब आता था, ट्यूलिप बल्ब, तो उसको उन लोगों ने कहा कि हम हर एक बल्ब की तलाशी वो करेंगे, चेकिंग करेंगे। अब बताइए, अरे पूरे गत्ते में से पूरा एक स्टॉक है, आप उसमें से एक बल्ब उठा करके देख लीजिए हाँ इसमें बल्ब है कि नहीं, रैंडमली कोई भी उठा लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम एक एक बल्ब की तलाशी करेंगे। अब एक एक बल्ब की तलाशी करेंगे तो उसका रैपर खुलेगा, एक एक बल्ब का रैपर खुलेगा। अब स्वाभाविक है कि एक एक बल्ब का रैपर जब खुलेगा तो उसकी पूरी रैपिंग खराब हो जाएगी, वो बेचने लायक ही नहीं रह जाएगा। तो ये इसको कहते हैं भैया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मतलब जैसे पुलिस वाले काम करते हैं ना, एकदम उसको तहस नहस कर देना है, नोइंगली उसको बर्बाद करना है, तो वो कहलाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। नीदरलैंड के प्रोडक्ट पर जापान इस तरह की कार्रवाई करता था और अभी भी कर रहा है। एक और है, जल्दी से मैं बता दूं, एंटी डंपिंग पॉलिसी। एंटी डंपिंग पॉलिसी का मतलब है कि जैसे कोई भी देश को ये आभास हो जाए कि हमारे यहाँ दूसरे देश के लोग, दूसरे देश की कंपनीज हमारे यहाँ बहुत उत्पादन लागत से कम कीमत पर हमारे यहाँ मार्केट बनाने के लिए सामान बेच रहे हैं। जैसे अक्सर चाइना पर ये रिस्ट्रिक्शन ये लगाया जाता है कि चाइना हमारे यहाँ उत्पादन लागत से, मान लीजिए उनकी झालर का प्रोडक्शन कॉस्ट 50 रुपया पड़ रहा है, लेकिन वो हमारे यहाँ केवल उसको 40 रुपए में या 30 रुपए में ही बेच रहे हैं। तो ऐसा
इसको डंपिंग कहते हैं। तो सरकार को जब ऐसा आभास हो जाता है तो क्या करती है, ऐसे प्रोडक्ट को अपने होम कंट्री के प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है, आप लोग तुरंत जुड़ जाइएगा जैसे ही मीटिंग एंड हो, तो सरकार उस पर क्या करती है, तुरंत टैरिफ इंपोज कर देती है। तो ऐसे में एंटी डंपिंग पॉलिसी लगा देती है, एंटी डंपिंग टैरिफ लगा देती है, एंटी डंपिंग टैक्स लगा देती है। तो ऐसा अपने होम कंट्री के प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अक्सर सरकारें करती हैं। तो ये रहा आज आपका पूरा